हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सेशन में आप सभी का। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे और सरफेस टेंशन को मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना डिले किए हुए आइए देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या चीज है, पृष्ठ तनाव क्या चीज है, हम किसे कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stressed membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area. सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड का फ्री सरफेस एक खिंची हुई झिल्ली इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और एक खिंची हुई झिल्ली, फॉर एग्जांपल एक बैलून को अपने दिमाग में आप रखिए, तो जिस तरह से आप बैलून के अंदर जब गैस फिल करते हैं तो वो फूल जाता है और वो एक खिंची हुई झिल्ली की तरह हो जाता है जिसमें सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बनी रहती है लगातार। जैसे ही उसके अंदर की गैस बाहर निकलती है वो सिकुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हर लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, जैसे यहाँ एक पॉट में आप लिक्विड देख रहे हैं भरा हुआ, उसका फ्री सरफेस एक खिंची हुई झिल्ली, एक इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मींस उसमें हमेशा सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, सिकुड़ करके अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर लेने की एक टेंडेंसी होती है और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। यानी ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका फ्री सरफेस सिकुड़ कर मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। अब अगर सडनली ये बात कह दी जाए सरफेस टेंशन के बारे में, तो आप सोचते हैं कि बकेट में अगर पानी रखा है तो आपको सिकुड़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको सिकुड़ करके जीरो नहीं हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे रीजन हैं जो हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ हम आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर बता सकते हैं जो ये प्रूव करता है कि लिक्विड में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करते हैं, और उन सभी एग्जाम्पल को हम आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि जब आप लिक्विड को ड्रॉप के फॉर्म में गिरा रहे होते हैं तो वो ड्रॉप हमेशा एक स्फीयर का शेप लेकर के ही गिरता है। तो क्यों वो एक गोले का शेप लेता है कि स्फीयर का शेप लेता है? क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं फॉर द गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम। एक दिए गए आयतन के लिए फॉर द गिवन वॉल्यूम कौन सा सरफेस एरिया मिनिमम होगा? फ्रेंड्स, शेप तो कई से हो सकते हैं। वो क्यूब का शेप ले सकता था, वो क्यूबॉइड का शेप ले सकता था, लेकिन आप इन सभी का सरफेस एरिया फॉर द गिवन वॉल्यूम जब निकालते हैं तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से उसका फ्री सरफेस सिकुड़ कर अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की टेंडेंसी रखता है। और यही रीजन है कि जो लिक्विड आप ड्रॉप के फॉर्म में गिराते हैं तो वो एक स्फीयर का शेप लेकर के अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर देता है। और इस तरीके के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां आप सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में अभी हमने सरफेस टेंशन क्या है ये जाना, और इसके साथ ही
हम सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी पर कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी पर चलने से पहले फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम सरफेस टेंशन को फोर्स के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करते हैं, सरफेस एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम फोर्स को सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब किसी पॉट में आपने लिक्विड को लिया हुआ है, ये उसके ऊपर का जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है, एक लाइन इमेजिन किया है। एक्चुअली तो सरफेस पे कोई लाइन नहीं है, हमने इमेजिन किया है एक लाइन ए बी। और इस ए बी लाइन पर आप देख रहे हैं कि लाइन से परपेंडिकुलर हमने ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, जिस पर एरो के निशान बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ये एरो जो मॉलिक्यूल्स के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है उसको, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। मींस इस ए बी लाइन पर जो मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल्स को इस लाइन के दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बैठा है उस पे इधर वाला मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो भी अट्रैक्शन लगाएगा और दूसरी साइड का मॉलिक्यूल भी अट्रैक्शन लगाएगा। यानी लाइन के ऊपर बैठा मॉलिक्यूल सरफेस के अपने दोनों तरफ के मॉलिक्यूल से इक्वली अट्रैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन होगा इस इमेजिनरी लाइन पर बैठे मॉलिक्यूल पर, वो बोथ साइड से इक्वल और अपोजिट होगा। तो सरफेस पर नेट फोर्स तो मॉलिक्यूल पर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के अंदर बैठे मॉलिक्यूल से भी तो अट्रैक्ट होगा, और चूंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल है इसलिए इससे ऊपर तो लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। दैट मीन्स नीचे की ओर तो अट्रैक्शन लगा लेकिन ऊपर की ओर कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का, उस पे जो सरफेस के ही मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है वो तो बैलेंस हो गया। लेकिन फिर भी इस सरफेस पे जो लाइन ड्रॉ की, इस पर जो भी मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल पर लिक्विड में अंदर की ओर अट्रैक्शन रह जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस ए बी इमेजिनरी लाइन पर अंदर की ओर लिक्विड में कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा और उसी फोर्स के बेस पर हम सरफेस टेंशन को फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी इमेजिन अ लाइन ए बी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसा कि आपने यहां ए बी इमेजिन कर लिया है। द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस on this line are in equilibrium because they are acted upon by equal and opposite forces acting perpendicular to the line from either side. The small element of the surface on this line are in equilibrium. Equilibrium में कहाँ पर है? सरफेस के ऊपर वो फ्लो नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल अदर सरफेस मॉलिक्यूल से ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन फ्रेंड्स, देयर इज ओनली फोर्स एस पर यूनिट लेंथ एक्टिंग इनवर्ड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से नेट अट्रैक्शन तो जीरो हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स अंदर वाले मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन था उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के साइड कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। और इस बात को मैंने एक अलग डायग्राम से भी शो किया हुआ है। आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगर लिक्विड के सबसे अंदर बैठा मॉलिक्यूल है जो चारों तरफ से अदर मॉलिक्यूल से
घिरा हुआ होगा, यानी चारों तरफ से उस पर सिमेट्रिकली फोर्स लग रहे हैं और सारे के सारे फोर्स जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लग रहे हैं वो सभी यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। जो मॉलिक्यूल लिक्विड में पूरी तरह से अंदर है, ये उसका केस था। लेकिन अब अगर आप सरफेस पे मॉलिक्यूल देखें, यानी अगर यही मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाता है तो उस केस में सरफेस के अंदर की तरफ तो मॉलिक्यूल है, लेकिन सरफेस से ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं रह जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं उनकी वजह से लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स उस केस में बैलेंस नहीं होगा जब हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस पर है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो कि सरफेस मॉलिक्यूल पर कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाएं। सो देयर विल बी ओनली फोर्स एस पर यूनिट लेंथ एक्टिंग इनवर्ड्स, एंड इफ एफ इज द फोर्स ऑन लेंथ एल, यानी एल लंबाई का जो इमेजिनरी लाइन हमने ए बी माना है सरफेस पर, उस एल लेंथ के लाइन पर टोटल फोर्स एफ अगर लगता है तो फ्रेंड्स फोर्स पर यूनिट लेंथ आप कैसे निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, यानी टोटल फोर्स ऑन लेंथ एल डिवाइडेड बाई लेंथ एल, and this S is called the surface tension, यानी this force per unit length is the surface tension of that liquid, जिसे यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है कि surface tension is equal to force per unit length। तो फ्रेंड्स यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम फोर्स के टर्म्स में सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन की, और इसके बेस पर हम बाद में सरफेस टेंशन की यूनिट निकालेंगे, लेकिन हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर हम सरफेस एनर्जी के टर्म्स में सरफेस टेंशन को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में आपने एक्सप्लेन किया, और कौन सा फोर्स है जो इनवर्ड फोर्स उस एल लेंथ के इमेजिनरी लाइन पर लगता है उसके टर्म्स में हमने एक्सप्लेन किया है। और दूसरी डेफिनेशन जो हम सरफेस टेंशन की देंगे फ्रेंड्स, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन को जैसे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, इसी तरीके से सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी सरफेस टेंशन को डिफाइन करता है। और फ्रेंड्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्चुअली जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ही सरफेस टेंशन का बेस है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का कारण है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। फ्रेंड्स, यहां हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का एक बेस तैयार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे हम सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, और वही बेस बनेगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को एक्सप्लेन करने का, और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन को फर्दर डिफाइन करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम मॉलिक्यूलर थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं, जो कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया वाली डेफिनेशन जो होगी सरफेस टेंशन का, उसका बेस बनने वाला है। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन के। तो आगे के वीडियोस भी आप देखते रहिएगा आगे की जानकारी के लिए। The molecules on the liquid surface have some extra energy. The molecules on the liquid surface, जो लिक्विड का फ्री सरफेस की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड का जो सरफेस है उस सरफेस मॉलिक्यूल में अंदर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी
in comparison to molecules in the interior. अंदर के जो मॉलिक्यूल जो कि पूरी तरह से लिक्विड से घिरे हुए हैं उनमें कंपैरेटिवली कम एनर्जी होगी, जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उन पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है. दिस एक्स्ट्रा एनर्जी और वी कैन से द सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन. और इस बात को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी में अभी जब हम सरफेस टेंशन को मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे वहां हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. एंड बिफोर गोइंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी वी शुड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. फ्रेंड्स, इन टर्म्स को जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी में इन सभी टर्म को जाने बिना हम अच्छे से उसे समझ ही नहीं सकते हैं. इसलिए आइए पहले इन टर्म्स को देख लेते हैं. और वो टर्म्स है हमारे कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्स, मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स. अब अगर दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हैं, एक ही सब्सटेंस के हैं, एक ही पदार्थ के हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे. That means it is the force of attraction between the molecules of the same substance. लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के हैं, सिमिलर नहीं है दोनों मॉलिक्यूल, उस केस में उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसे आप कहते हैं एडहेसिव फोर्स. तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगा वो कोहेसिव फोर्स है और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगा वो एडहेसिव फोर्स है. और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम एक चीज बता देते हैं कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी जब हम देखेंगे सरफेस टेंशन की उससे आप अच्छे से समझ पाएं. लेकिन अगर आपको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस पे बेस्ड डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, डिफरेंट जो प्रॉब्लम है वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. हम वो भी आपके साथ अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर रेंज. फ्रेंड्स, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप जानते होंगे कि दो मॉलिक्यूल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. अगर उनके बीच की डिस्टेंस उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. तो फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस उससे ज्यादा हो जाए तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे. उतनी डिस्टेंस या उससे कम डिस्टेंस पर ही अट्रैक्शन होगा. दो मॉलिक्यूल हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मॉलिक्यूलर रेंज जितनी है तब तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ा दें, यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप दूर ले जाएं तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा. और अगर इतनी डिस्टेंस है या इससे कम हो जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, इसी डिस्टेंस को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज. इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can exert some appreciable force of attraction on other molecule. और friends, it is of the order of 10 to the power minus 9 meter in solids and liquids. Solids and liquids में molecular range की जो value है वो 10 to the power minus 9 meter के order की होती है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टर्म है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. A sphere drawn around a molecule as center and with a radius equal to the molecular range is called the sphere of influence of the molecule. फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों ने मॉलिक्यूलर रेंज की बात की. हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल से अगर दूसरे मॉलिक्यूल की डिस्टेंस ये 10 to the power minus 9 मीटर की रेंज की है तो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे.
तो अगर हम देखना चाहें कि लिक्विड के अंदर इस मॉलिक्यूल को कितने अदर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को सेंटर मान करके और ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर की डिस्टेंस को रेडियस मान लें और एक स्फीयर यानी एक गोला हम ड्रॉ कर दें। आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम जो फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है इसको सेंटर मान लें, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान लें और इस रेडियस को लेकर के हम एक स्फीयर ड्रॉ कर दें। तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ये अंडरस्टूड है कि ये सभी मॉलिक्यूल ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। इस जो बड़ा सा हमने स्फीयर ड्रॉ किया किस रेडियस का, 10⁻⁹ मीटर के रेडियस का, यानी मॉलिक्यूलर रेंज जितना रेडियस लेकर के, तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे और इसी स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर के सभी मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अ स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज सेंटर विद अ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो फ्रेंड्स ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए इसे यूज करके हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉट में लिक्विड पूरी तरह से फिल्ड है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। यहां हम लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल ए मान लेते हैं। ए मॉलिक्यूल जो हमने माना है उसके चारों तरफ हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया है और आप देख पा रहे हैं पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल पूरी तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और ये सभी मॉलिक्यूल ये सेंटर वाले ए मॉलिक्यूल को चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। सो द मॉलिक्यूल ए is attracted equally in all direction by the molecule lying in its sphere of influence। इस जो sphere of influence के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल यानी ए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। ये ए मॉलिक्यूल चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होगा। Hence, net force on such molecule यानी ए मॉलिक्यूल पर net force हो जाएगा 0, सारे फोर्स बैलेंस हो गए। Now we consider the molecule B for which the sphere of influence is partially outside the liquid surface. We consider the molecule B for which the sphere of influence is partially outside the liquid surface। अब हम B मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स, आप B मॉलिक्यूल को देख पा रहे होंगे। यहाँ आप देखिए हमने एक लाइन डैश डैश करके ड्रॉ की है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक लाइन है, मान लीजिए हम इसको कहते हैं लाइन D और इसको हम पॉइंट D और इसको पॉइंट E कहते हैं। इसको हम फ्री सरफेस पे कह दें F और इसको कह दें G। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने डैश डैश करके लाइन ड्रॉ किया हुआ है DE लाइन और फ्री सरफेस को आप कह सकते हैं कि फ्री सरफेस जो हमारा है वो क्या है FG। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये DE हमने क्यों ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स कि जो DE लाइन है उसके ऊपर हमारा फ्री सरफेस है FG। तो D से F तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स हमने लिया है यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर रेंज के बारे में, तो 10⁻⁹ मीटर ही मॉलिक्यूलर रेंज है। दैट मीन्स वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस तक दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ कह सकते हैं कि जो फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल होगा, यानी जैसे आप सी मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो ये सी मॉलिक्यूल को जो डी लाइन तक मॉलिक्यूल होगा वही अट्रैक्ट करेगा, और डी के नीचे जो मॉलिक्यूल होगा वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये दो लाइन ड्रॉ कर लिया है, ऊपर एक लिक्विड की लेयर कंसीडर कर ली है। फ्रेंड्स हम यहाँ बी मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। बी मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? बी इज द मॉलिक्यूल फॉर विच द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज पार्शियली आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। आप देखिए जो बी मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ हमने 10⁻⁻⁹ मीटर का रेडियस लेकर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया, और ए का जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखते हैं तो अब चारों तरफ से वो लिक्विड से भरा हुआ था, लेकिन जब बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखते हैं फ्रेंड्स तो यहां एफ जी जो लेयर है, फ्री सरफेस जो है उसके ऊपर निकल जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहां फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लिक्विड से भरा हुआ है, जबकि ये जो ऊपर ये पोर्शन दिख रहा है यहां लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जब इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ आप करें तो लोअर हाफ तो कंप्लीटली फिल्ड है लिक्विड मॉलिक्यूल्स से, लेकिन अपर हाफ में मॉलिक्यूल्स कम हैं। दैट मीन्स बी मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ तो फोर्स ज्यादा लगेगा और कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ फोर्स कम लगेगा। इसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूल सी देखें जो कि जस्ट सरफेस पे रखा हुआ है, यहां हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अबव द लिक्विड सरफेस, यानी आधा लिक्विड के नीचे और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सी पॉइंट के लिए लिक्विड के बाहर है। हेंस वी कैन से द पॉइंट सी यानी मॉलिक्यूल सी एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स। बी पर भी नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, लेकिन सी पर डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम हो गया। तो फ्रेंड्स यहां जो हमने लाइन ड्रॉ की है डीई ड्रॉ किया है और फ्री सरफेस को एफ जी कहा है। तो अब बी और सी के बीच बेस पर आप ये समझ सकते हैं कि डी से ऊपर जैसे ही हम जाएंगे, ऑफ कोर्स एक बार फिर बता दें कि डी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10⁻⁹ मीटर मॉलिक्यूलर रेंज की बराबर की डिस्टेंस है डी और ई के बीच की। और डी से ऊपर जैसे ही हम फ्री सरफेस एफ जी की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो इस लेयर के बीच में डी से लेकर एफ जी के लेयर के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सब में नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे हम डी से एफ जी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे नेट डाउनवर्ड फोर्स बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम डी से एफ जी की तरफ जा रहे हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो पार्ट जो कि लिक्विड से बाहर निकला रहेगा वो बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हम लिक्विड के पूरे सरफेस पे पहुंच गए यानी सी पॉइंट पर, तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नीचे है और आधा लिक्विड के बाहर है, यानी फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम लगेगा। डी से स्टार्ट होगा फोर्स डाउनवर्ड लगना और बढ़ते बढ़ते एफ जी तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम हो जाता है ये डाउनवर्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स जो डी से आप चले थे, डी से आप चले थे और एफ जी पर जब आप पहुंचते हैं फ्रेंड्स तो एफ जी पर पहुंचते पहुंचते डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस फिल्म, यानी फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जीज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड। जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से जो अंदर मॉलिक्यूल यानी ए मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है, जो पूरी तरह से अंदर मॉलिक्यूल हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा होगी।
क्यों ज्यादा होगी फ्रेंड्स, वो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए डीई सरफेस तक मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट होते हैं, उन पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। और जब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो फ्री है कहीं भी वो मूवमेंट लिक्विड के अंदर करने के लिए। लेकिन जैसे ही डीई से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इस पे अंदर की ओर एक अट्रैक्शन लगने लग जाएगा, जिससे लिक्विड फ्री सरफेस पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आप लिक्विड के सरफेस को बड़ा करें, फ्री सरफेस को बड़ा करें, यानी लिक्विड को आप फैलाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने छोटे ग्लास में ले रखा है लिक्विड को और आप उसे एक बड़े बर्तन में डालना चाहें, यानी फ्री सरफेस को आप बड़ा करना चाहें लिक्विड के, तो जाहिर सी बात है लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनको आपको फ्री सरफेस पर लेकर के आना होगा, तभी इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं डीई से एफजी की तरफ जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़ना चलना शुरू होगा उस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और अगर आप लिक्विड सरफेस बढ़ाना चाहेंगे तो आपको सरफेस पे मॉलिक्यूल लाना ही होगा, और सरफेस पर मॉलिक्यूल को लाने के लिए जो नेट डाउनवर्ड फोर्स एफ लग रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको लिक्विड मॉलिक्यूल पर वर्क करना पड़ेगा, तभी लिक्विड का जो अंदर का मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर आ पाएगा। दैट मीन्स सरफेस पे जो वही मॉलिक्यूल आएगा जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहर का व्यक्ति वर्क करे, उसे इंटरनल जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट फोर्स लगाए और उसे सरफेस पर लेकर के आए। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही वर्क यहाँ पर जो फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं उनमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है पूरी तरह से चारों तरफ से लिक्विड से घिरा हुआ है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी के कंपैरिजन में डीई से एफजी के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनमें कुछ ना कुछ एडिशनल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे हो जाएगी, फ्री सरफेस एफजी पर। सो फ्रेंड्स यहां फ्री सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्लियर हो गया। अब ये भी फैक्ट आप जानते हैं कि फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबल स्टेट में तभी होगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और हर सिस्टम स्टेबल स्टेट में ही रहना चाहता है, साम्यावस्था में ही रहना चाहता है। तो यहाँ ये लिक्विड भी अपनी स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा, तो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए ये ट्राई करेगा। अब वो ट्राई कैसे कर पाएगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे रख पाएगा, तो लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम तभी हो पाएगी जब उसके फ्री सरफेस पर कम से कम मॉलिक्यूल हो। यानी लिक्विड चाहेगा, लिक्विड एफर्ट करेगा कि उसके फ्री सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल हो जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए और वो स्टेबल स्टेट में रह पाए। तो लिक्विड अपने फ्री सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल कैसे करेगा, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो सिकुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। और फ्रेंड्स यही तो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में यही तो हमने देखा कि लिक्विड में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर ले, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, कि वो सिकुड़कर अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करे। For the surface film to have minimum energy, the number of molecule in it must be minimum. लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो अपनी सरफेस फिल्म पर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने की कोशिश करेगा जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके और वो स्टेबल स्टेट में जा सके। Thus the liquid film यानी उसका जो फ्री सरफेस है tends to have minimum surface area. As a result, the free surface of a liquid at rest behaves like an the free surface of the liquid behaves like an elastic stretched membrane. यानी जो सरफेस टेंशन में आपने एक्सप्लेन किया
कि लिक्विड का फ्री सरफेस इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन खींची हुई झिल्ली की तरह बिहेव करेगा और सिकुड़कर अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है। उसे यहाँ हमने आपने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके बेस पर यानी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। यहाँ आपने देखा कि जो DE से FG के बीच में मॉलिक्यूल हैं, यानी जो लिक्विड सरफेस पर मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं, वो अंदर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उनमें आ जाती है, जिसके बेस पर हम लोग सरफेस एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे और उस सरफेस एनर्जी के बेस पर सरफेस टेंशन को फिर से डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच रिलेशन निकालेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उस जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमने आपने ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर कैसे लिक्विड में एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी होगी ये देखा है, और इसके साथ ही इस एक्स्ट्रा एनर्जी के बेस पर लिक्विड में सरफेस टेंशन की टेंडेंसी, जो उसमें सिकुड़कर अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी है, वो कैसे आ जाती है ये भी जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर आपको सरफेस टेंशन क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। Till then, thank you. Bye bye. Take care.